तो दोस्तों वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग अर्थिंग एंड अंडरग्राउंड केबल के पार्ट 3 एमसीक्यू करने जा रहे हैं, जो इस चैप्टर का लास्ट एमसीक्यू होगा। इसमें आज हम लोग 131 क्वेश्चन से लेकर के 184 तक करेंगे। 131 क्वेश्चन क्या करा है, देखिए 131 क्वेश्चन टोटल जो है, आपको यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए 131 क्वेश्चन का जब बात करते हैं तो कह रहा है कि भूमिगत केबल में जो है आपका भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो कौन सा अनुक्रम सही है, देखिए पहले कोर आएगा, कोर को इंसुलेशन करेंगे तो उस पर धात्विक परत चढ़ाएंगे, गैल्वेनाइज्ड करेंगे। इसके बाद बेंडिंग, इसके बाद आर्मिंग, इसके बाद सर्विसिंग। याद कैसे रखेंगे, कैसे, देखिए कोर इंसुलेशन धात्विक परत, कोल इंसुलेशन के बाद धात्विक परत डालेंगे, इसके बाद बेंडिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, बेंडिंग कर देंगे। बेंडिंग करेंगे तो आर्मिंग हो जाएगा, तो सर्विस देगा, सर्विंग कर देंगे। यह हो गया। तो कह रहा है भूमिगत केबल के निर्माण के संदर्भ में कोर इंसुलेशन धात्विक परत बेंडिंग आर्मिंग सर्विंग सही अनुक्रम है। कोर आएगा, कोर के बाद इंसुलेशन करेंगे, इंसुलेशन के बाद इस पर गैल्वेनाइज करेंगे, धातु का परत चढ़ाएंगे, फिर बेंडिंग करेंगे, बेंडिंग कर देंगे, इसके बाद आर्मिंग होगा, इसके बाद सर्विंग देगा। साथ ही भूमिगत केबल सक्रिय या भीतरी शहरी इलाकों में प्रयोग ली जाती है तथा इसकी स्थापना लागत अधिक होती है, इस एवं इसे अति उच्च वोल्टता पारेषण के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए 132 कर रहा है विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री, विद्युत तारों और केबलों में इस्तेमाल किए जाने वाली संवहन सामग्री कौन सा है। तो तांबा। विद्युत तारों और केबलों में उपयोग किए जाने वाली संवहन सामग्री तांबा है, क्योंकि तांबा विद्युत का अच्छा चालक है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 133 एक केबल में न्यूनतम पैरा विद्युतिक गुण कितने पर होते हैं, तब किस पर होते हैं। एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतिक गुण किस पर होते हैं, तो ये होते हैं आवरण पर। किस पर होता है, आवरण पर। एक केबल में न्यूनतम परावैद्युतिक गुण आवरण पर होता है। केबल के आवरण सतह पर न्यूनतम परावैद्युतिक गुण होता है। सुचालक सतह कोर क्या होता है, सुचालक सतह, जिसमें धारा का प्रवाह होता है। धात्विक कवच शीत होता है, यह केबल के आंतरिक भाग को नमी से बचाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसको, धात्विक कवच शीत को। सर्विंग का काम होता है केबल के आर्मिंग को वायुमंडलीय स्थिति से बचाने के लिए रेशेदार पदार्थ की एक परत को आर्मिंग पर लगाया जाता है। इस परत को सर्विंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सर्विंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है। केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता क्या है, तो यांत्रिक सुरक्षा। अब ये क्या करेगा, आंतरिक सुरक्षा देगा। देखिए केबल में कवच वाले किसी तार की उपयोगिता आंतरिक सुरक्षा कहलाती है। क्या कहलाती है, आंतरिक सुरक्षा। अब देखिए इस तार का जो है आपका केबल का, इसमें देखिए ये कंडक्टर केबल है, ये पेपर इंसुलेशन है। यहाँ पर क्या है, इस पर जो है ये वाला पार्ट, ये पेपर का इंसुलेशन चढ़ाया गया है। ये लीड का स्थित है। ये देखिए लीड का क्या है, ये आपका लेड का शीट है, SHEATH, लेड का शीट है। ये आपका लगा हुआ है, इसको बेडिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसके बाद आर्मोरिंग है, इसके बाद सर्विंग है। इसी का एक आपको क्या कहा था, उस इससे पहले जो क्वेश्चन आया था, जिसमें इस वाले भाग को कोर कहते हैं। कोर के बाद क्या आता है आपका, इंसुलेशन आता है, जो पेपर इंसुलेशन है, एक क्रमबद्ध सजाने के लिए बोला था। इसके बाद लेड शीट आता है, इसके बाद बेडिंग रहता है, ये वाला बेडिंग है, ये वाला पार्ट आर्मोरिंग है, और ये सर्विंग है। अब देखिए इसमें कुछ क्वेश्चन है, आपसे क्या कहा गया है। क्वेश्चन इसका जो है आपसे जो कहा गया था, उसमें सारे को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। देखिए कह रहा है क्या कि
बेडिंग, बेडिंग का क्या काम होता है? तो बेडिंग जो होता है आपका धात्विक कवच के ऊपर फाइबर एवं कागज से निर्मित पदार्थ या धात्विक परत को यौगिक चोटों और खरोचों आदि से बचाता है। ये जो बेडिंग होता है आपका, ये धात्विक परत के ऊपर फाइबर एवं कागज से निर्मित पदार्थ है जो धात्विक परत को यौगिक चोटों और खरोचे से, इसके खरोच लगने से, चोट लगने से बचाता है। आर्मरिंग, आर्मरिंग जो है ये आपका, इस पर गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना तार का कवच होता है। किसका? गैल्वेनाइज्ड स्टील से बना तार कवच है जो केवल आंतरिक दबाव से बचाता है। और सर्विंग जो है आर्मिंग की सुरक्षा के लिए फाइबर युक्त पदार्थ की अंतिम परत चढ़ाई जाती है। ये सर्विंग अंतिम परत है जो किसके लिए है? आर्मिंग की सुरक्षा के लिए सर्विंग काम में आता है, जो अंतिम परत होता है। ठीक है, पदार्थ की चढ़ाई जाती है इसमें। देखिए 135 का निम्न में से कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है? कौन सा एक केबल को भौतिक नुकसान से बचाता है? आर्मर, आर्मर। केबल निर्माण की सभी परतों में आर्मरिंग का कार्य भौतिक नुकसान से बचाना। ये खरोच नहीं लगने देता है, ये उसमें चोट नहीं लगने देता है, यही काम होता है आर्मरिंग का। आमतौर पर यह प्रायः स्टील का बना होता है। यह सतह केबल की परतों में प्रयुक्त बेंडिंग तथा सर्विंग परतों के मध्य सैंडविच की तरह संयोजित करता है। सैंडविच कैसे बनता है? दो ऊपर से नीचे से क्या दे करके हम क्या देते हैं उसमें? ब्रेड डाल करके आलू डालते हैं, उसी तरह से ये बेंडिंग तथा सर्विंग परतों के मध्य सैंडविच की तरह संयोजित होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 136 कह रहा है कि कवच जो आर्मरिंग होता है, कवच का मतलब भी वैसे भी होता है कवचन। जैसे आप महाभारत में भी पढ़े होंगे, किसको कुंडल कवच मिला था? इसको आपको, किसको? तो ये जो आपका कर्ण था, उसी तरह से। तो कवच मतलब होता है सुरक्षा प्रदान करने वाला। तो कवचन आर्मरिंग के ऊपर का भाग होता है। ठीक है, तो बेंडिंग, बेडिंग, 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 कवचन बेंडिंग के ऊपर का भाग होता है जो सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, सुरक्षा प्रदान करता है। आगे देखिए 37, 137 क्या कह रहा है? देखिए केबल के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है? तो वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है चालक की कोर पर, चालक की कोर पर। सबसे लास्ट वाला जो भाग होता है, ऐसे ऐसे तीन ठो बना होता है, उसके कोर पर क्या होता है? अधिकतम वोल्टेज तनाव होता है। केबल के निम्नलिखित में किस क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है? चालक की कोर पर। केबल के चालक की कोर क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है। केबल के चालक की कोर क्षेत्र में वोल्टेज का तनाव अधिकतम होता है। ठीक है, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा पावर केबल का भाग नहीं है? तो पावर केबल का भाग नहीं कौन सा है? भार, लोड, लोड पावर केबल का भाग नहीं है, लोड, लोड। एक पावर केबल में आवरण, पैरा, वैद्युत और चालक इनका भाग होता है, परंतु लोड इनका भाग नहीं होता है, लोड इनका भाग नहीं होता है। केबल का कवच किससे बना होता है? केबल का कवच किससे बना होता है? तो जब भी हम बात करेंगे केबल का कवच किससे बना होता है, तो केबल का कवच आपका इनमें से कोई का नहीं बना होता है, कोई का भी नहीं बना होता है केबल का कवच। केबल का कवच जो होता है आपका स्टील का बना होता है, जो यांत्रिक प्रतिघातों से सुरक्षा देता है। साथ ही ज्ञात है कि हैसियल टेप तथा जूट के तांत का प्रयोग केबल में इंसुलेशन के लिए किया जाता है। किसके लिए? इंसुलेशन के लिए हैसियल टेप या जूट के तांत का प्रयोग किया जाता है। या इंसुलेशन धात्विक कटाव को रोकता है। इंसुलेशन का काम क्या होता है? धात्विक कटाव को रोकना। कह रहा है कि केबल पर धात्विक परीक्षण की मोटाई आमतौर पर होती है। केबल पर जो धात्विक परीक्षण है उसकी मोटाई आमतौर पर होती है, कितना होती है? 0.04 mm, 0.04 mm। केबल का धात्विक परीक्षक मोटाई आमतौर पर 0.04 mm होती है। साथ ही ज्ञात रहे कि केबलों में कुल 6 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 6 स्तर, जिन्हें एक ऑर्डर में सजाया जाता है। पहले कोर आता है, कोर से स्टार्ट होकर इंसुलेशन, इंसुलेशन के बाद मेटलिक शीट, इसके बाद क्या होता है? बेंडिंग, आर्मिंग और सर्विंग से दर्शाया जाता है। VVI क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, देखिए कह रहा है कि पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोधन का उपयोग किया जाता है? कह रहा है पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन की, कौन कनेक्शन? जब हम पावर स्टेशन का बात करेंगे तब पावर स्टेशन में कौन सा कनेक्शन आपका बोल रहा है? पावर स्टेशन में, जब हम पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार का के रोधन का उपयोग किया जाता है? तो ये होता है वार्निश्ड कैम्बिक, वार्निश्ड कैम्बिक। पावर स्टेशन में मशीन कनेक्शन केबल के लिए वार्निश्ड कैम्बिस प्रकार के रोधन का उपयोग किया जाता है।
जहां रोधन को सामान्य अर्थ में कुचालक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कुचालक भी कहा जाता है। कह रहा है कि मिट्टी और वायुमंडल में केबल को नमी, गैसों या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? मिट्टी और वायुमंडल में केबल को नमी से, गैसों या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए क्या करना चाहिए? तो इसे आप इंसुलेशन पर लेड या एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी चाहिए। इंसुलेशन पर लेड या एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी चाहिए। मिट्टी और वायुमंडल में केबल को नमी, गैसों या अन्य हानिकारक तरल पदार्थों से बचाने के लिए इंसुलेशन पर लेड या एल्युमिनियम की धात्विक परत चढ़ानी चाहिए। जहां इंसुलेशन का शाब्दिक अर्थ है कुचालकता बनाए रखना। क्या होता है? कुचालकता बनाए रखना। नेक्स्ट 143, एक भूमिगत केबल में एक अधिक क्या होते हैं जो उस सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है जिसके लिए इसका इरादा है। तो ये होता है कोड। एक भूमिगत केबल में एक अधिक कोड होते हैं जो उस सेवा के प्रकार पर निर्भर करता है जिसके लिए इसका इरादा हो है। तो कह ये कोड होता है। अंडरग्राउंड केबल एक या अधिक कोड का प्रयोग सर्विस की आवश्यकता अनुरूप करते हैं। अंडरग्राउंड केबल का प्रचालन अधिकतम 66 केवी तक होता है, जो प्रायः भीड़-भाड़, भीतरी शहरी क्षेत्र के लिए उपयुक्त होता है। इसकी स्थापना लागत भी अधिक होती है। स्थापना लागत भी क्या होती है? अधिक होती है। अब करें कवच युक्त केबल से क्या लाभ है? कवच युक्त केबल से लाभ है यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। यह उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। कवच युक्त केबल उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। कवच युक्त केबल उच्चतम प्रभाव को बनाए रख सकती है। एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते हैं। क्या नहीं प्रदान करते हैं? स्टील आर्मरिंग। मतलब एकल कोर केबल में समानता प्रदान नहीं करते हैं स्टील आर्मरिंग। एकल कोर केबल में समानता स्टील आर्मरिंग प्रदान नहीं करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से विनिर्देशों को भूमिगत केबलों पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन से विनिर्देशों को भूमिगत केबल पर लेबल करना अनिवार्य नहीं है? तो ये होता है इंसुलेटर का प्रकार। इंसुलेटर का प्रकार को आप विनिर्देश नहीं कर सकते, जबकि कोड की संख्या दिखाना पड़ेगा, केबल कोड दिखाना पड़ेगा, केबल का प्रकार दिखाना पड़ेगा। भूमिगत केबल पर इंसुलेटर के प्रकार का लेबल करना अनिवार्य नहीं है, क्योंकि इंसुलेटर का उपयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। ओवरहेड लाइन में किया जाता है। 147 देखिए क्या कह रहा है कि 147 कंडक्टर चालक है ये आपका। इस भूमिगत केबल का कौन सा भाग लेड आवृत है? लेड शीट किसमें लगा होता है? तो लेड शीट लगा होता है आपका किसमें? ये वाला भाग में लेड शीट होता है। ये तो आर्मिंग है, तो इस पर तो गैल्वेनाइज किया जाता है, जस्ते का परत चढ़ाया जाता है इस पर। ठीक है। और ये आपका तो किससे? पेपर से बना होता है। ये पेपर से बना होता है, पेपर का चढ़ा रहता है। तो ये आपका कौन सा होगा? ए। कह रहा है चित्र में ए भाग धातु कवच को प्रदर्शित करता है जहां लेड या एल्युमिनियम का बनाया जाता है। इसका कार्य इंसुलेशन को नमी आर्द्रता से बचाना होता है। इंसुलेशन को नमी आर्द्रता से बचाना होता है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपका क्या कहा गया? कोर और आच्छाद शीट के बीच प्रयुक्त वोल्टेज कितना होना चाहिए? जब आर परावैद्युत डाइलेक्ट्रिक की बाह्य त्रिज्या और जी मैक्स विद्युत प्रतिबल अंतः आवृत ग्रेडिंग के शिखर मान पीक वैल्यू को निरूपित करता है। तो क्या होना चाहिए? तो V इक्वल टू वोल्टेज इक्वल टू प्रयुक्त वोल्टेज इक्वल टू आर जी मैक्सिमम। आर जी क्या होगा? मैक्सिमम। आर जी मैक्सिमम, जी मैक्सिमम, आर जी मैक्सिमम का मतलब क्या होता है? विद्युत प्रतिबल मैक्सिमम होगा बाय 1.881 होगा। ये आपका कौन सा है? यही फॉर्मूला प्रदर्शित करती है। केबल की अंत आवृत ग्रेडिंग इंटरशीथ ग्रेडिंग अंत आवृत ग्रेडिंग केबल की कुल मोटाई के दौरान समान पराविद्युतांक पदार्थ का उपयोग किया जाता है। उपयोग किया जाता है। केबल केबल पर लगाया गया वोल्टेज निम्न सूत्र द्वारा दर्शाया जाता है। वोल्टेज इक्वल टू आर जी मैक्सिमम, जहां आर क्या है? पराविद्युत की बाह्य त्रिज्या है, रेडियस है। भी चालक और बाह्य आच्छाद के बीच शिखर वोल्टेज है। जी मैक्स विद्युत प्रतिबल का शिखर मान है। वैद्युत प्रतिबल अधिकतम तब होता है जब बाहरी त्रिज्या आंतरिक त्रिज्या का 2.71 गुना हो जाए। 2.71 गुना हो जाए। ठीक है। कह रहा है कि केबलों की इंटरशीथ ग्रेडिंग में
ग्रेडिंग में, इंटरशीथ ग्रेडिंग में पैरा विद्युत का उपयोग किया था। किस पैरा विद्युत का उपयोग किया जाता है? सजातीय, सजातीय किस प्रकार का? सजातीय प्रकार का। केबलों के इंटरशीथ ग्रेडिंग में सजातीय पैरा विद्युत का उपयोग किया जाता है। केबल के इंटरशीथ ग्रेडिंग में सजातीय पैरा विद्युत का उपयोग किया जाता है, सजातीय पैरा विद्युत का उपयोग किया जाता है। कह रहा है कि केबल के पैरा विद्युत डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को किसके नाम से जाना जाता है? केबल की ग्रेडिंग के नाम से, केबल की ग्रेडिंग के नाम से। केबल के पैरा विद्युत डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। केबल में मुख्यतः 6 परत होती है, जिसमें परत शीथ नमी से तथा आर्मेरिंग यांत्रिक आघातों से सुरक्षा देती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विभिन्न डाइलेक्ट्रिक्स की परतों का उपयोग करके पैरा विद्युत प्रतिबल में एकरूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? एकरूपता प्राप्त करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग, कैपेसिटेंस ग्रेडिंग। कैपेसिटेंस ग्रेडिंग हेतु केबल में अलग अलग डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग प्रयोग में ली जाती है, जबकि इंटरशीथ ग्रेडिंग हेतु केबल में समान डाइलेक्ट्रिक ग्रेडिंग प्रयोग होती है। केबल सामान्यतः किस से प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं? तो ये पैरा विद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण, पैरा विद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण। कह रहा है केबल सामान्यतः एक पैरा विद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। केबल समांतर पैरा विद्युत प्रतिबल का एक समान वितरण प्राप्त करने के लिए वर्गीकृत होते हैं। केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग किसके द्वारा प्रदान की जाती है? एक समान विभव प्रवणता के द्वारा प्रदान की जाती है। केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग एक समान विभव प्रवणता प्रदान करती है। केबल की अंतर आवरण ग्रेडिंग एक समान विभव प्रवणता प्रदान करती है। केबल के लिए ग्रेडिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। केबल के लिए ग्रेडिंग धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। केबल की पैरा विद्युत डाइलेक्ट्रिक में प्रतिबल की समकारी प्रक्रिया को केबल की ग्रेडिंग कहा जाता है। यह धारिता ग्रेडिंग और इंटरशीथ ग्रेडिंग द्वारा प्राप्त की जा सकती है। केबलों में अंतर कोश का क्या कार्य होता है? केबलों में अंतर कोश का क्या कार्य होता है? प्रतिबल वितरित करना, प्रतिबल वितरित करना। केबलों में अंतर कोश का कार्य प्रतिबल वितरित करना होता है, जिसे आम भाषा में आर्मरिक कहते हैं, जो मुख्यतः स्टील की बनी होती है। मतलब केबलों में अंतर कोश का कार्य प्रतिबल वितरित करना होता है, जिसे आम भाषा में आर्मरिक कहते हैं, जो मुख्यतः स्टील की बनी होती है। भूमिगत केबलों में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोगी की जाने वाली सामग्री नहीं है? भूमिगत केबलों में निम्नलिखित में से कौन सा इंसुलेशन के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है? तो ये है संसेचित फाइबर, संसेचित फाइबर। भूमिगत केबलों में संसेचित फाइबर इंसुलेशन के लिए अधिक उपयोग की जाने वाली सामग्री नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे संसेचित पेपर, वार्निश किया हुआ कैम्ब्रिज तथा रबर खनिज यौगिक महत्वपूर्ण है। देखिए, भूमिगत केबलों के मामले बेल्ट वाले केबलों का उपयोग वोल्टेज के लिए किया जाता है। के लिए क्या आता है? कितने वोल्टेज के लिए क्या आता है? तो 11 केवी, 11 किलो वोल्ट तक के लिए क्या आता है? भूमिगत केबल के मामले में बेल्ट वाले केबलों का उपयोग वोल्टेज के लिए, कितने वोल्टेज के लिए क्या आता है? 11 केवी तक। विकल्पानुसार बेल्टेड प्रकार की भूमिगत केबल के लिए वोल्टेज सीमा का मान 11 किलो वोल्ट तक होता है। समानतः अंडरग्राउंड केबल का प्रचालन वोल्टता सदैव 66 केवी से कम होना चाहिए। अंडरग्राउंड केबल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ज्ञात रहे कि भूमिगत केबलों की स्थापना लागत ओवरहेड लाइंस की तुलना में अधिक रहती है। भूमिगत केबलों के संबंध में कितने वोल्टेज के लिए आवृत केबलों का उपयोग किया जाता है? तो 22 केवी से 66 केवी तक, 22 केवी से 66 केवी तक। भूमिगत केबलों के संदर्भ में 22 केवी से 66 केवी तक वोल्टेज के लिए आवृत केबलों का उपयोग
किया जाता है? भूमिगत केबल का फॉल्ट परीक्षण ब्रिज संतुलन विधि की सहायता से बर्ले तथा मुर्रे विधियों से किया जाता है। ये देखिए, इसमें भूमिगत केबल का जो फॉल्ट परीक्षण होता है उसमें क्या गड़बड़ी है, ये ब्रिज संतुलन विधि की सहायता से की जाती है। VVI किसके विधि से? विद्युत आवृत केबलों में उपयोग भूमिगत केबल का फॉल्ट जो परीक्षण होता है ब्रिज संतुलन विधि की सहायता से की जाती है, से बर्ले और मुरे विधियों से की जाती है। इसकी लागत अन्य की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक। में से कौन सा भूमिगत केबलों में एक प्रकार का सामान्य दोष नहीं है? तो चालक दोष। चालक दोष उपरोक्त विकल्प में से चालक दोष भूमिगत केबलों में एक दोष प्रकार का नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे भू दोष, लघु परिपथ दोष तथा खुला परिपथ दोष भूमिगत दोषों का उदाहरण है। भूमिगत दोषों का उदाहरण है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा परीक्षण केबल के भू दोष अर्थ फॉल्ट के स्थान को पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये होता है मुरे लूप परीक्षण। मुरे लूप परीक्षण। मुरे लूप परीक्षण का उपयोग परीक्षण केबल में भू दोष के स्थान का पता लगाने के लिए किया जाता है। मुरे लूप परीक्षण दोष का पता लगाने के लिए। अब देखिए यहाँ एक भूमिगत केबल में दोष का स्थान खोजने के लिए आमतौर पर निम्न में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो ये होता है मुरे पास लूप परीक्षण। मुरे पास परीक्षण जिसको मुरे लूप परीक्षण भी कहते हैं। एक भूमिगत केबल में दोष के का स्थान खोजने के लिए आमतौर पर मुरे पास लूप परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा एक अन्य परख भी भूमिगत केबल के लिए किया जाता है जो वर्ले लूप है। वर्ले लूप है। कौन सा लूप है? वर्ले लूप है। निम्न और मध्यम नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होगी? तो ये खाई की गहराई 0.75 मीटर होगी। 0.75 मीटर होगी। निम्न और मध्यम नियंत्रण केबल को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई कितनी होगी? 0.75 मीटर। निम्न और मध्यम नियंत्रण केबलों को बिछाने के लिए खोदी जाने वाली खाई की गहराई 0.75 मीटर होती है। भूमिगत वायरिंग ओवरहेड की अपेक्षा महंगी होती है। ओवरहेड की अपेक्षा क्या होती है? महंगी होती है। भूमिगत केबल डालने के लिए निम्न में से कौन सी सबसे सरल और सबसे सस्ती है? तो कौन सी सबसे सरल और सबसे सस्ती है? डायरेक्ट लेइंग। डायरेक्ट लेइंग। भूमिगत केबल डालने के लिए डायरेक्ट लेइंग सबसे सरल और सबसे सस्ती है। यह जन सुरक्षा की दृष्टि से सुलभ किंतु ओवरहेड लाइन की तुलना में महंगी होती है। भूमिगत केबलों को 66 किलोवाट तक अधिकतम निर्मित किया जा सकता है। 66 किलोवाट तक अधिकतम निर्मित किया जा सकता है। कड़ा कि भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त ड्रा इन लेइंग सिस्टम के लिए निम्न में से कौन सा लेइंग संरचना नहीं है? कौन सा नहीं है? एल्युमिनियम नालिका लेइंग संरचना नहीं है, जबकि चमकते हुए शीशों की नालिका है। पत्थर या कच्चे लोहे की नालिका ये भी है। बाह्य कनल है। भूमिगत केबल डालने के लिए प्रयुक्त डाई इन लेइंग सिस्टम के लिए एल्युमिनियम नालिका की संरचना नहीं है, जबकि चमकते हुए शीशों की नालिका, पत्थर, कच्चे लोहे की नालिका, बाह्य कनल प्रमुख है। भूमिगत केबलों को भूमिगत केबल सुरक्षा की दृष्टि से सुरक्षित होती है, किंतु इनकी लागत अधिक होती है। अति संकुल क्षेत्र के लिए केबल बिछाने की कौन सी पद्धति उपयुक्त है? अति संकुल क्षेत्र के लिए केबल बिछाने के लिए कौन सी विधि पद्धति उपयुक्त है? तो ये है आपको वाहिनी पाइप। वाहिनी पाइप। अति संकुल क्षेत्रों के लिए केबल बिछाने की वाहिनी पाइप पद्धति सबसे उपयुक्त है। सबसे उपयुक्त है। करेक्ट। भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ क्या होती है? तो ये होती है जस्तीकृत इस्पात के तार। भूमिगत केबल बिछाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ जस्तीकृत इस्पात की तार प्रयुक्त की जाती है। यह जस्तीकृत इस्पात प्रतिरोधी में कमी तथा मजबूती के साथ कम साक्षारित जंग लागू करने का गुण रखता है। साथ ही एल्युमिनियम तांबे का प्रयोग वायरिंग में किया जाता है। 167 केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन त्रिज्या होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 12D। ठीक है। केबल बिछाने के दौरान न्यूनतम बंकन त्रिज्या 12D होनी चाहिए, जहां D क्या है? व्यास है, डायमीटर है। D क्या है? व्यास है, डायमीटर है। 12D होना चाहिए। ठीक है। बंकन त्रिज्या। कह रहा है कि भूमिगत केबल बिछाने की उस विधि का नाम बताइए जो उन क्षेत्रों में पसंद की जाती है जहां जमीन को खोदे बिना मरम्मत की जा सकती है। तो उस विधि को बोलते हैं डक्ट्स में बिछाना। डक्ट्स में बिछाना।
अति संकुल क्षेत्रों में जहां जमीन खोदे बिना मरम्मत की आवश्यकता होती है, वहां डक्ट पाइप वाहिनी पाइप विधि का उपयोग किया जाता है। किसका? डक्ट पाइप वाहिनी पाइप विधि का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन 69 क्वेश्चन, भूमिगत केबल बिछाने के लिए निम्न से किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? किस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है? ठोस प्रणाली द्वारा बिछाना सही है, सीधे सीधे बिछाना ये भी सही है, प्रणाली में सम्मिलित करके बिछाना ये भी सही है, न्यूरल नेटवर्क द्वारा बिछाना ये गलत है। भूमिगत केबल को निम्न तरीके से बिछाई जा सकती है, जैसे सीधे भूमि में बिछाना, केबल को डक्ट पाइपों में बिछाना, वायु में रेक पर केबल को बिछाना, सुरंग के अंदर रेक बिछाना आदि। अतः विकल्प के अनुसार भूमिगत केबल जो होता है गलत है, डी नंबर। भूमिगत केबल 66 केबी मतलब 66 केबी तक ही उचित मानी जाती है। ठीक है। भूमिगत केबल की विफलता का क्या कारण है? भूमिगत केबल की विफलता का कारण नमी इंसुलेशन में प्रवेश करती है। भूमिगत केबल के इंसुलेशन में नमी प्रवेश करने पर इंसुलेशन खराब हो जाता है। इसके लिए इंसुलेशन के ऊपर लेड या एल्युमिनियम का धात्विक कवच की परत चढ़ाई जाती है। धातु कवच की परत पर चढ़ाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन एक केबल में जमीन के तार का सही लेवलिंग नहीं है? सही लेवलिंग नहीं है एक्स जी दिए गए विकल्प में एक्स जी केबल में जमीन का तार की सही लेवलिंग नहीं है। एस जी केबल में जमीन के तार की सही लेवलिंग नहीं है। भूमिगत अंडरग्राउंड केबल प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सिंधियों की लागत अधिक होती है, सही है। तूफान या तड़ित तो द्वारा नुकसान की कम संभावना, सही है। उच्च रखरखाव लागत ये आपका क्या है? गलत का है, कम रखरखाव लागत होता है। अंडरग्राउंड तार की प्रणाली में भौतिक नियम मन काफी बेहतर होता है क्योंकि इनमें कम प्रेरणिक हानियां होती है, ये भी सही है आपका। कह रहा है कि भूमिगत केबल प्रणाली के मुख्य बिंदु जैसे स्थापित लागत अधिक होती है, तूफान या तड़ित द्वारा कम प्रभावित होती है, रखरखाव लागत निम्न होती है, वोल्टा नियमन बेहतर होता है क्योंकि इसमें प्रेरणिक हानियां कम होती है तथा केबल में प्रेरण का मान निम्न तथा संधारित्र का मान उच्च होता है। ठीक है। भूमिगत केबल में वर्णिसिक्त कैम्ब्रिक से संसेचित और से विलेपित होता है, तो ये सूती कपड़े से संसेचित। भूमिगत केबल में वार्निशिक्त कैम्ब्रिज सूती कपड़े से संसेचित और वार्निश से विलेपित होती है। भूमिगत केबल में वार्निशिक्त कैम्ब्रिज सूती कपड़े से संसेचित और वार्निश से विलेपित। भूमिगत केबलों का करेक्टर क्रिटिक इम्पीडेंस 50 ओम होता है। ठीक है। साथ ही ज्ञात रहे कि लंबाई पर निर्भर नहीं करता है। केबल व्यवस्था ओवरहेड सिस्टम की तुलना में महंगी होती है। ओवरहेड सिस्टम की तुलना में क्या होती है? महंगी होती है। भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेट सामग्री का वांछित गुण निम्न में से कौन सा सही है? वांछित गुण निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो ये उच्च पैरावैधिक सामर्थ्य ये सही है, उच्च इंसुलेशन प्रतिरोध ये भी सही है, उच्च आंतरिक सामर्थ्य ये भी सही है, लेकिन निम्न पैरावैद्युतिक सामर्थ्य गलत है। भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटिव सामग्री का वांछित गुण में ये आपका गलत है। भूमिगत केबल के लिए उपयोग की जाने वाली इंसुलेटर सामग्री का वांछित गुण पैरावैद्युतिक सामर्थ्य नहीं है क्योंकि भूमिगत केबलों में हेतु उच्च पैरावैद्युतिक सामर्थ्य अत्यंत महत्वपूर्ण है ताकि धात्विक कटाव तथा लीकेज धारा से रक्षा हो सके एवं सुगम विद्युत संचारण किया जा सके। भूमिगत केबल की इंसुलेट सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित न करे। यह विशेषता क्या कहलाती है? यह विशेषता गैर आर्द्रता ग्राही कहलाती है। भूमिगत केबल की इंसुलेट सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो हवा या मिट्टी से नमी को अवशोषित न करे। यह विशेषता गैर आर्द्रता ग्राही कहलाती है। गैर आर्द्रता ग्राही कहलाती है। एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों को परावैद्युति के माध्यम से पृथक किया जाता है जिनका या जिनकी वायु से बहुत अधिक होता है। क्या होता है वायु से बहुत अधिक? परावैद्युतांक। एक भूमिगत केबल सिस्टम के चालकों को परावैद्युति के माध्यम से पृथक किया जाता है जिनका परावैद्युतांक वायु से बहुत अधिक होता है, जैसा कि ओवरहेड लाइन को दुरुस्त करने के लिए प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग होता है
उससे ठीक विपरीत भूमिगत लाइनों को ठीक करने के लिए अभियंताओं द्वारा मुरे और वर्ले लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। मुरे और वर्ले लूप टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। कह रहा है कि एक भूमिगत केबल की स्व वर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनुमेय कितनी होना चाहिए? तापमान वृद्धि द्वारा निर्धारित की जाती है। तापमान वृद्धि द्वारा निर्धारित। एक भूमिगत केबल की स्व वर्तमान वहन क्षमता अधिकतम अनुमेय तापमान वृद्धि द्वारा निर्धारित की जाती है। ज्ञात रहे कि तापमान वृद्धि चालक के मोटाई पर निर्भर करती है, अतः पारेषण लाइन में जितना हो सके चालक को पतला रखा जाता है ताकि उसमें वोल्टता का धारा प्रसारण किया जा सके। भूमिगत केबलों के मामलों में निम्न से कौन सा कारक केबल का तापमान में वृद्धि के कारण नहीं बनता है? तो यह है चालकों का निम्न प्रतिरोधकता। भूमिगत केबलों के मामलों में चालक की निम्न प्रतिरोधकता केबल के तापमान में वृद्धि के कारण नहीं है, जबकि अन्य सभी जैसे पैरा वैद्युत में शिथिल हानि, आवरण में भंवर धारा की हानि मतलब ईडी करंट लॉस, कॉपर की तापमान में वृद्धि के कारण होता है, कॉपर हानि। निम्न विकल्पों में से कौन भूमिगत तारों का एक वैध लाभ नहीं है? तो निम्न लागत एक वैध लाभ नहीं है, जबकि जनता के लिए अधिक सुरक्षा वैध लाभ है। शहर का बेहतर दिखाई देना लाभ है, सुविधाओं के साथ कम हस्तक्षेप। भूमिगत तारों का लाभ जैसे जनता के लिए अधिक सुरक्षा सुविधाओं के साथ कम हस्तक्षेप, शहर का बेहतर दिखाई देना। भूमिगत केबल का अधिक संकरे क्षेत्र के लिए वरदान होती है। अंडरग्राउंड केबल सिस्टम का कैपेसिटेंस ओवरहेड लाइन की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण है। ऐसा इसलिए क्योंकि केबलों में कंडक्टर एक दूसरे के ओर मिट्टी के आवरण के करीब होते हैं। अंडरग्राउंड केबल प्रणाली में ओवरहेड प्रणाली से ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि उनमें प्रयोग की उनमें संधारित कैपेसिटेंस गुण विद्यमान रहता है, या कहे धारिता गुण विद्यमान होता, धारितीय गुण विद्यमान रहता है। अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज क्या होती है? तो फेज कंडक्टर की आधी साइज होती है। फेज कंडक्टर की आधी साइज होती है। अंडरग्राउंड अर्थात अंडरग्राउंड केबल में फेज कंडक्टर की तुलना में न्यूट्रल कंडक्टर की साइज आधी होती है। अंडरग्राउंड केबल का परिचालन ज्ञात तथ्यों के आधार पर 66 kV तक ही सुगम माना जाता है। अंडरग्राउंड सिस्टम को 66 kV से अधिक मात्रा पर संचारित नहीं किया जाता है। अंडरग्राउंड केबल को 66 kV से अधिक कार्य नहीं करती। 66 kV से अधिक अति उच्च डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटर का आवश्यक होती है। 66 kV से अधिक वोल्टता पर इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो सकता है। भूमिगत अंडरग्राउंड केबल की तुलना में ओवरहेड लाइन का क्या फायदा है? तो दोषों का आसानी से पता लगाया जा सकता है। भूमिगत केबल में चालक जमीन के अंदर होते हैं, जबकि ओवरहेड लाइन में चालक ऊपर होते हैं, इसलिए ओवरहेड लाइन में दोषों को आसानी से पता लगाया जा सकता है। भूमिगत केबलों को जीवन क्या है? तो ये जीवन है 40 से 50 साल, 40 से 50 ईयर। भूमिगत केबल का जीवन काल 40 से 50 साल है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।